हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी को अच्छे लय में कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि आपके सामने डेली जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ पढ़ते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। ऑप्शन ए दिया आपका एनी बेसेंट, ऑप्शन बी दिया आपका स्नेहलता वाडेकर, ऑप्शन बी सी दिया आपका सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी दिया आपका मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। तो भारतीय क्रांति की जननी अगर पूछे किसे कहा गया है तो किसे कहा गया आपके मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने जो है ये विदेश में भारतीय ध्वज फहराया था। कहाँ पर फहराई थी आपके जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। वहाँ पर ये क्यों फहराई थी, इनके कुछ मन में आया होगा तब न फहराए होंगे कि क्या कारण था फहराने का। अगर पूछे तो वहाँ पर चल रही थी आपकी 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस की सभा चल रही थी, जिसमें हर देश के अपने अपने वहाँ पर झंडे लगे हुए थे और जो भारत का झंडा था वो आपके ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से लगा था। यानी जो गुलाम भारत ब्रिटिश का दिन था, तो ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से ब्रिटिश लोग ही भारत के झंडे को लगाए थे, अंग्रेजी शासन का झंडा वहाँ पर लगा था। तो ये जो मैडम भिकाजी कामा थी, इन्हें ये वहाँ पर अच्छा नहीं लगा। तो इन्होंने कब 22 अगस्त 1907 को कहाँ पर जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में क्या फहराया था? आपका भारतीय ध्वज फहराया था। इसलिए भारतीय क्रांति की जननी अगर पूछे किसे कहा गया तो कहा गया आपके मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। किसे? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, अगर पूछे इनके पति का क्या नाम था, इनके पति का नाम था आपका रुस्तम के आर कामा। ठीक है, क्या था? रुस्तम के आर कामा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया महाराष्ट्र, ऑप्शन बी दिया मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी दिया आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका कर्नाटक। ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, कौन सा है, ऑप्शन ए दिया आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ठीक है, कितने लोगों का तो राजस्थान आंसर आ गया होगा कि क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से, वो आपका राजस्थान, जो कि आपके ऑप्शन में राजस्थान है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ क्रम भी याद कर रखना जरूरी है। ठीक, अगर पूछे भारत का पहला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। क्या है भारत का पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा पूछे? भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछे कौन सा है तो आपका राजस्थान है। कौन सा है? पहला अगर पूछे तो आपका राजस्थान है। दूसरा पूछे, दूसरा कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र। अगर हम चौथे की बात करें, चौथे पर कौन सा आता है? चौथे आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, और पाँचवें कौन सा है? पाँचवें पूछे, पाँचवें पर आपका गुजरात आ जाता है। क्या आ जाता है? गुजरात। और इसके बाद आता है आपके छठे नंबर पर कर्नाटक। फिर 7वें नंबर पे आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 7वें नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कम से कम इतना क्रम तो याद रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपको सीरीज लगाने के लिए भी क्वेश्चन दे देता है कि बड़े से छोटे की तरफ राज्यों का क्रम कौन सा है। ऑप्शन में दिया रहता है, आप 4-5 राज्यों के नाम उनके क्रम को पूछ लेता है। तो इसलिए हमें कम से कम इतना तो याद रखना चाहिए। अगर पूछे पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, चौथे पे उत्तर प्रदेश और 5वें पर गुजरात, छठे पे कर्नाटक और 7वें पे आंध्र प्रदेश है। ठीक, तो पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है नहीं, यानी राजस्थान हमारा आंसर गलती होता है। ठीक, तो हम पहले मध्य प्रदेश को, अगर मध्य प्रदेश होगा तो हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। तो अगर पहला ऑप्शन दिया महाराष्ट्र, दूसरा दिया आपका मध्य प्रदेश हमारा दूसरे पे आता है, लेकिन ऑप्शन में है तो हमारे आंसर हमारा यही से होगा, क्योंकि इस सब ऑप्शनों में सबसे बड़ा राज्य अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यहीं पर हम अगर देख लें
जैसे कभी कभी क्रम लगाने के लिए भारत का भी राज्य पूछ लेता है, मतलब अरे सॉरी भारत का, विश्व का। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल, अगर वहाँ पर रूस न दिया हो, ठीक है, कभी कभी होता है कि रूस न दे, तो कौन सा हो जाएगा? अगर हम पहले सबसे बड़ा कौन सा राज्य कौन सा देश आता है सब क्षेत्रफल में, तो आपका रूस है। कौन सा है? जो पहले स्थान पे है आपका रूस है। दूसरे स्थान में कौन सा आता है? दूसरे स्थान पे आता है आपका कनाडा। क्या आता है? कनाडा, ठीक है। अगर से रूस न दिया हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? वहाँ पर हो जाएगा आपका कनाडा। क्या होगा? क्या हो जाएगा? कनाडा, ठीक है। और हम अगर से इसके यहाँ से भी अगर इसके क्रम को देखें, पहले स्थान पर हो गया आपका रूस, दूसरे पे आता है कनाडा, तीसरे की बात करें, तीसरा पे आता है आपका चीन। क्या आता है? चीन। तीसरे पे चीन आता है, तीसरे पे चीन आता है। और चौथे की बात करें, चौथे पे कौन सा आता है? चौथे पे आपका अमेरिका आता है। क्या आता है? तो अमेरिका। और पाँचवें पे आता है आपका कौन सा? ब्राज़ील। पाँचवें पे ब्राज़ील है। छठे स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और सातवें स्थान पे अपना भारत है। कौन है? अपना भारत। और आठवें स्थान पूछे तो आठवें स्थान पे आपका अर्जेंटीना है। आठवें स्थान पर अर्जेंटीना है, ठीक। और 9वें स्थान पे आपका कजाकिस्तान है। और 10वें स्थान पे आपका अल्जीरिया है, ठीक है। यानी 10 नंबर तक आपके विश्व के जो बड़े से छोटे क्रम में, मतलब बड़े से छोटे क्रम में जो देश हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, उनके भी नाम याद रखना जरूरी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? किसके द्वारा कह रहा है? भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए दिया आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी दिया आपका लद्दाख, ऑप्शन सी दिया आपका चंडीगढ़, और ऑप्शन डी दिया आपका लक्षद्वीप। ऑप्शन डी क्या दिया है? लक्षद्वीप। तो ऑपरेशन सद्भावना की बात करते हैं, कहाँ हुआ है? आपके लद्दाख में हुआ। कहाँ पर? लद्दाख। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगर एक ऑपरेशन चला गया था किसके द्वारा? वायुसेना यानी एयरफोर्स के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन था? वो था आपका ऑपरेशन बुलंद भारत। क्या था? ऑपरेशन बुलंद भारत। अगर पूछे ऑपरेशन बुलंद भारत कहाँ पर चलाया गया था? ये चलाया गया था आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा ऑपरेशन चला था? वहाँ पर चला था आपका बुलंद भारत। लद्दाख में था आपका ऑपरेशन सद्भावना, ठीक, जो कि आपके इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, यानी भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी दिया आपका रिक्की केज, ऑप्शन सी दिया आपका तन्वी शाह, और ऑप्शन डी दिया आपका आशा भोसले। ऑप्शन डी क्या दिया है? आशा भोसले, ठीक। तो पूछे 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र अगर से भारतीय संगीतकार कौन है? तो आपके रिकी केज है। कौन है? रिकी केज। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगर पूछे क्या सा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? पहले भारतीय संगीतकार कौन है? जो आपके पंडित रविशंकर, यानी पंडित रविशंकर ये पहले भारतीय संगीतकार हैं ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका जालंधर, ऑप्शन बी दिया आपका पटियाला, ऑप्शन सी दिया आपका अमृतसर, और ऑप्शन डी दिया आपका लुधियाना। इसकी बात करें हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अगर पूछे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने क्या कराया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराए थे। अगर पूछे इसकी नींव किसने रखी थी? और इस अगर पूछे निर्माण तो अर्जुन देव कराए थे, और नींव किसने रखी थी? नींव किसने रखे थे? इसे रखे थे आपके एक थे आपके सूफी संत मियाँ मीर। सूफी संत कौन थे? सूफी संत मियाँ मीर, जो कि इसके क्या कर रखे थे? आपके नींव रखे थे। और पूछे निर्माण किसने कराया था? आपके अर्जुन देव ने कराया था, ठीक। अगर पूछे जो स्वर्ण मंदिर है कहाँ पर? आपके अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर? अमृतसर पंजाब में, ठीक है। अगर पूछे पंजाब मतलब अमृतसर इस स्वर्ण मंदिर के पास में किसके यहाँ पर? अमृत सरोवर का निर्माण किसने कराया था? कहाँ पर? स्वर्ण मंदिर में अमृत सरोवर। कौन सा? अमृत सरोवर का निर्माण अगर पूछे सरोवर का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास, ठीक है। गुरु रामदास
किसके निर्माण, अमृत सरोवर का निर्माण कराए थे, कहाँ पर, स्वर्ण मंदिर में। ठीक, अगर पूछे इसमें जो था कि मतलब इसमें कुछ सोने भी मतलब मढ़वाए गए थे, किसके द्वारा मढ़वाए गए थे, मतलब किसने मढ़वाया था, तो मढ़वाया था महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जो थे, जो कि इसमें क्या कराए थे, सोने गढ़वाए थे। ठीक, या सोने गढ़वाए थे। महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह क्या किए थे इसमें, मतलब स्वर्ण मंदिर में के ऊपर जो है आपके सोने गढ़वाए थे। ठीक है, अगर हम पूछ ले किसकी बात कर रहे हैं, सिख धर्म के गुरुओं की, सिख धर्म के गुरु। अगर पूछे टोटल कितने गुरु थे, टोटल आपके 10 गुरु थे। कितने थे, 10 गुरु थे। ठीक, अगर पूछे पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे, तो कौन थे, गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक थे। पहले गुरु नानक थे। दूसरे गुरु पूछे, दूसरे गुरु थे गुरु अंगद। कौन थे, दूसरे गुरु थे आपके गुरु अंगद। पहले गुरु नानक हुए, फिर अंगद हुए, फिर इसके बाद हुए थे आपके अमरदास, फिर गुरु रामदास के बाद हुए गुरु अर्जुन देव के बाद हुए थे आपके गुरु हरगोविंद, फिर गुरु हरगोविंद के बाद गुरु हरराय, फिर हरकिशन, फिर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। ठीक, तो नानक हो गए, अंगद हो गए, अंगद के बाद थे आपके कौन, अमरदास, गुरु अमरदास। फिर इसके बाद हुए थे आपके रामदास। कौन थे, गुरु रामदास के बाद होते आपके गुरु अर्जुन देव। ठीक, गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव के बाद होते गुरु हरगोविंद। कौन, गुरु हरगोविंद। इनके बाद हुए थे गुरु हरराय, इनके बाद हुए थे गुरु हरकिशन। कौन, गुरु हरकिशन। फिर हुए थे आपके गुरु तेग बहादुर। ठीक है, गुरु तेग बहादुर। फिर सबसे अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये आपके 10वें गुरु थे। अगर पूछे पहले गुरु कौन थे, पहले गुरु थे आपके गुरु नानक देव, दूसरे थे आपके गुरु अंगद, तीसरे थे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, छठे थे आपका गुरु हरगोविंद, सातवें थे गुरु हरराय, आठवें थे गुरु हरकिशन और नौवें थे गुरु तेग बहादुर। 10वें कौन थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था कि हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपके अमृतसर पंजाब में स्थित है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए दिया आपका कथक, ऑप्शन बी दिया आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन सी दिया आपका मणिपुरी और ऑप्शन डी दिया सत्रिया। ठीक है, तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं। आपको कल के ही प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि मतलब नट्टूवारी ये तो नटवरी है, एक था आपका नट्टूवारी। क्या था, नट्टूवारी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था। मतलब कल ही बताया था फिर नट्टूवारी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो किससे संबंधित है, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित। किससे, भरतनाट्यम से। नट्टूवारी का संबंध पूछे किससे है, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित क्या है, नट्टूवारी। ठीक, और अगर से इसमें पूछे जो भरतनाट्यम की शुरुआत होती है वो किस पोज से होती है, मतलब किससे शुरू होती है। भरतनाट्यम का जो शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ से शुरू होती है, शुरू होती है आपके आला रिपू से। किससे, आला रिपू से। और एक चीज़ आपसे और बताए थे कि मतलब जब भरतनाट्यम किस पोज पर समाप्त होती है, तो आपको ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मतलब समाप्त कहाँ पर होती है, मतलब जो जब समाप्त होती है तो उसे क्या कहते हैं, मतलब समाप्ति के समय क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भरतनाट्यम का संबंध नट्टूवारी से। नट्टूवारी क्या है, इसमें नट्टूवारी जो उसमें मतलब गीत होती है, मतलब जो उसमें गीत होती है, जो उसे कहते हैं, मतलब जो पाठ होते हैं इसमें, जो उसे पढ़ते हैं या कहते हैं, उसे नट्टूवारी कहते हैं। और जिस पोज से शुरुआत होती है भरतनाट्यम को, उसे आला रिपू कहते हैं। और आपको बताना है जहाँ पर समाप्त होती है, यानी उस पोज को बताए, उस पोज का नाम बताइए जहाँ पर आपका भरतनाट्यम समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं। नटवरी नृत्य की बात करें तो नटवरी नृत्य किसे कहते हैं, ये कहते हैं आपके कथक। किसे, कथक को नटवरी नृत्य के नाम से भी
जानते हैं। किसे? कथक को, ठीक है। कथक को नटोरी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक। और अगर हम कथक की बात करें तो यह किस पर आधारित है? भगवान कृष्ण और राधा के कथाओं पर आधारित है। राधा और कृष्ण के कथाओं पर आधारित है, ठीक है। राधा और कृष्ण के कथाओं पर आधारित कौन सा नृत्य है? तो आपका कथक है, जो जिसका नाम क्या है, जिसे किस नाम से जानते हैं? आपके नटोरी नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगर इनके कलाकार की बात करें तो कथक के प्रमुख कलाकार कौन हैं? यहाँ पर आपके बिरजू महाराज हैं। कौन है? बिरजू महाराज हैं। एक हैं आपके लच्छू महाराज, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, ठीक है। एक है आपके शोभना नारायण। कौन हो गई? शोभना नारायण। सुखदेव महाराज हो गए। कौन हो गए? सुखदेव महाराज। ये सब कौन है? आपके कथक से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है। कथक से संबंधित कलाकार हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? जो सियाचिन आपका हिमनद क्षेत्र है, इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी दिया आपका अक्साई चिन्ह, ऑप्शन सी दिया आपका काराकोरम पर्वतमाला और ऑप्शन डी दिया आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी दिया आपका जम्मू कश्मीर। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो आपके पर्वत श्रेणियाँ आपके भारत की, तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या है? ऊपर से नीचे का क्रम क्या है? किसकी? भारत की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो अगर हम किसकी बात करें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन सी हैं? यहाँ पर आपकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? काराकोरम है। कौन सी है? काराकोरम। पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम है। सबसे नंबर पर सबसे ऊंची, सबसे ऊपर पूछे काराकोरम। इससे नीचे क्या आती है? इससे नीचे आपका लद्दाख पर्वत है। कौन सा? लद्दाख पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है। फिर इसके बाद आपकी आती है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रेणी। इसके बाद ही आपकी आ जाती है आपकी महान हिमालय। और इसी के नीचे आ जाता है आपका लघु हिमालय। इसके बाद आती है आपके शिवालिक। कौन सी? शिवालिक, ठीक है। कौन कौन से होंगे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और अब काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की बात करें किस पर्वत के अंतर्गत आते हैं? तो आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये कौन कौन से आते हैं? ये आते हैं आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और इन तीनों की बात करें, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की, तो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके? हिमालय के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? आपके महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन पूछा सियाचिन हिमनद क्षेत्र इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपके काराकोरम पर्वतमाला में स्थित। किसमें? काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वैदिक सभ्यताओं में आर्यों की भाषा क्या थी? वैदिक सभ्यताओं में आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए दिया आपका पाली, ऑप्शन ए दिया है पाली, ऑप्शन बी दिया आपका प्राकृत और ऑप्शन सी दिया आपका संस्कृत और ऑप्शन डी दिया आपका अवधि। किसकी बात कर रहा है? आर्यों की सभ्यता के बारे में। आर्यों की भाषा, ठीक है। तो आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा क्या थी? ये थी आपकी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। अगर पूछे आर्यों की सभ्यता कैसी थी? आर्यों की सभ्यता कैसी थी? इनकी सभ्यता थी कि पितृसत्तात्मक। क्या थी? पितृसत्तात्मक। जो कि सत्ता था किसके हाथों में होता था? पितृसत्तात्मक, ठीक है। पितृसत्तात्मक मतलब जो कि इनके सभ्यता के समय जो उनकी सभ्यता थी उस समय जो सत्ता थी वो किसके हाथों में होती थी? वो आपके पिता के हाथों में होती है। और आज भी पितृसत्तात्मक है, ठीक है। आज भी अगर आज की सभ्यता कैसे, आज की भी सभ्यता जो है हमारी बाकी पितृसत्तात्मक ही है, ठीक है। तो अगर हम किसकी बात करें? वैदिक सभ्यता की होगी। अगर पूछे मात्र सत्तात्मक किस किसकी सभ्यता थी? मात्र सत्तात्मक किसकी सभ्यता थी? ठीक है। तो इसका भी आपको आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक। कमेंट्स बॉक्स में किसका आंसर बताना है? मात्र सत्तात्मक किसकी सभ्यता थी? पितृसत्तात्मक पूछे तो आपकी आर्यों की सभ्यता क्या थी? पितृसत्तात्मक थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया आपकी, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या कर दिया करवा दी थी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया आपको गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी दिया आपका गुरु रामदास, ऑप्शन सी दिया आपका गुरु तेग बहादुर, और ऑप्शन डी दिया आपका गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो कौन से सिख गुरु थे? तो आपके गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर के इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक है, अगर हम गुरु तेग बहादुर की बात करें, गुरु तेग बहादुर की बात करें, तो गुरु तेग बहादुर को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था आपका हिंद के चादर कहे जाते थे। कौन? गुरु तेग बहादुर ने हिंद का चादर भी कहा जाता था। ठीक है, और इन्हीं की याद में जो है मतलब जो औरंगजेब था इनकी हत्या करके इनकी शीश को जो है वो काट दिया था। जिस स्थान पे मतलब शीश को उनको गिराया था, यानी मतलब गिराया था, कटकर जो उनका शीश जो था गिरा था, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना है। ठीक, वहीं पर शीशगंज गुरुद्वारा बना है। ठीक है, इन्हीं की याद में वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन ए दिया आपका अखबारी कागज, ऑप्शन बी दिया आपका खाद, ऑप्शन सी दिया आपका चीनी, और ऑप्शन डी दिया आपका ऊनी वस्त्र। ऑप्शन डी क्या दिया है? ऊनी वस्त्र। तो किसकी बात करें? नेपा नगर की। नेपा नगर का पूछे किससे संबंधित थे? तो आपके अखबारी कागज। किससे? अखबारी कागज। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है? अगर पूछे नेपा नगर है कहाँ पर, तो आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। बुरहानपुर जिले में कौन सा शहर है आपका? नेपा नगर, मतलब जो कि आपके किससे संबंधित है? आपके अखबारी कागज से संबंधित है। अखबारी कागज से संबंधित है। और चीनी उत्पादन का, चीनी उद्योग का अगर संबंध किससे है, किस राज्य से? तो आपके उत्तर प्रदेश से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए दिया आपका जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन बी दिया आपका विदेश यात्रा, ऑप्शन सी दिया आपका अपनी पसंद से विवाह, और ऑप्शन डी दिया आपका मृत्यु दंड। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। मतलब इसमें क्या कि कौन कौन स्वतंत्रता है? इसमें जीवन जीने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, अपने पसंद से विवाह करने का अधिकार है, और मृत्यु दंड के ये नहीं। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, डैश एक बाहरी निकाय है। डैश एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था है, मतलब जो विराम अवस्था हो, मतलब रुकी हो या एक समान गति को बदलने के लिए, मतलब या तो मतलब जो निकाय है या तो स्थिर है या एक समान गति से गति कर रही है, तो उसे या तो जो स्थिर है उसे आगे बढ़ाने के लिए, या जो समान गति से चल रही है उसे उसकी गति में परिवर्तन करने के लिए मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके बल का प्रयोग किया जाता है। किसका? बल का। यही कह रहा था कि बल एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। को क्या लगाया जाता है? उष्मा तो लगेगा नहीं, कि शक्ति नहीं लगेगा, और ऊर्जा। तो यहाँ पर सबसे अच्छा ऑप्शन, प्रबल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका बल। ठीक है, बल एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दिया आपका लखनऊ, ऑप्शन बी दिया आपका रायपुर, ऑप्शन सी दिया आपका इंदौर, और ऑप्शन डी दिया आपका रांची। ऑप्शन डी क्या दिया है? रांची। तो किसकी बात कर रहा है? चिकनकारी कढ़ाई। चिकनकारी कढ़ाई किसके लिए प्रसिद्ध, मतलब चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इसे क्या कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए। चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर हम रायपुर की बात कर लें, किसकी? रायपुर के किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपके एल्यूमिनियम और कोयला उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। एल्यूमिनियम और कोयला उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? आपका रायपुर। ठीक है, अगर हम किसकी बात करें? इंदौर
इंदौर किसके लिए फेमस है? आपके स्वच्छता में भारत का नंबर 1 शहर पूछे कौन सा है, तो आपका इंदौर है। ठीक है, स्वच्छता में। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर 2017 से लेके अब तक, 2017 से लेके अब तक का 7वीं बार ये मतलब स्वच्छता में सबसे आगे है। कौन सा शहर है? आपका इंदौर शहर है, मध्य प्रदेश का। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है जिसे गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है? गहीर माथा, कौन सा गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिया आपका गोवा, ऑप्शन बी दिया आपका उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया आपका केरल और ऑप्शन डी दिया आपका तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या दिया है? तमिलनाडु। किसकी बात कर रहा है? गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये आपके कहाँ पर है? आपके उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और पूछे उड़ीसा में और कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आपका एक है भीतरकनिका और एक है सिमलीपाल। ये सब कहाँ के हैं? गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य, भीतरकनिका समुद्री अभ्यारण्य, भीतरकनिका अभ्यारण्य और सिमलीपाल अभ्यारण्य, यानी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में स्थित हैं। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो यहाँ पे आपके डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये बहुत फेमस है। क्या? डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है आपके? ये कहाँ पर? आपके गोवा में। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। यहीं पर क्या है? एक है आपका भगवान महावीर अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य। पूछे कहाँ पर? आपके गोवा में। ठीक है, अगर हम केरल की बात करें, केरल में कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर एक है आपका इडुक्की और एक है आपका पेरियार, एक है आपका एर्नाविकुलम। ये सब कहाँ पर है? आपके कहाँ पर? केरल में। केरल में। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में आपका अन्नामलाई, क्या है? अन्नामलाई। और एक है आपका नीलगिरी, एक है आपका नीलगिरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि अगला क्वेश्चन दिया ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि केरल में मोपला विद्रोह यानी मालाबार विद्रोह कब हुआ था? मालाबार विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया आपका 1921, ऑप्शन बी दिया आपका 1928, ऑप्शन सी दिया आपका 1945 और ऑप्शन डी दिया 1934। ऑप्शन डी क्या दिया? 1934। तो केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? आपका मोपला समुदाय के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? हुआ था आपको 1921 में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपको, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए दिया आपका मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी दिया आपका प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी दिया आपका राज्यपाल और ऑप्शन डी दिया राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या दिया है? राष्ट्रपति। राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मतलब राज्य का पूछा है, अगर केंद्र का पूछता है तो वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाता है, लेकिन राज्य का कार्यकारी या अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछा राज्यपाल के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है? एक मतलब राज्यपाल के बारे में, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे और एक राज्यपाल जो है वो एक से अधिक राज्य के भी राज्यपाल रह सकते हैं, मतलब 2 राज्यों के भी एक ही राज्यपाल रह सकते हैं। लेकिन उनके वेतन की बात करें तो उन्हें एक ही राज्य का, 2 राज्य में अगर 2 राज्य के एक ही राज्यपाल रहेंगे तो उन्हें 2 राज्यों का वेतन नहीं मिलेगा, उन्हें सिर्फ एक ही राज्य का वेतन मिलेगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? एक मतलब राज्यपाल के बारे में बताता है। ठीक है, और अनुच्छेद 154 की बात करें, किसकी? अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में क्या है? इसमें बताया गया कि राज्य की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो किसमें मतलब राज्य की कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं वो किसमें निहित होती हैं? आपके राज्यपाल में निहित होती हैं। ये किसमें बताया गया? आपका अनुच्छेद 154 में। ठीक है, अगर से अनुच्छेद 155 में बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। और 156 की बात करें, अनुच्छेद 156 में क्या है? तो अनुच्छेद 156 में उनकी कार्यकाल है। क्या? कार्यकाल। अनुच्छेद 156 क्या है? कार्यकाल है। और अनुच्छेद 157 में क्या है? अनुच्छेद 157 की योग्यता के बारे में बताया गया है। योग्यता क्या बताया गया है? योग्यता। अनुच्छेद 157 में योग्यता बताया गया है। और अनुच्छेद 158 की बात करें, अनुच्छेद 158 की बात करें, इसमें बताया गया आपका पद के लिए
इनके लिए मतलब इस मतलब राज्यपाल के जो पद है उसके लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें किसमें बताया गया आपके अनुच्छेद 158 में बताया गया, और अनुच्छेद 159 में बताया गया है आपका, अनुच्छेद 159 में बताया गया। और राज्यपाल का जो है आपका शपथ या प्रतिज्ञान, शपथ के बारे में किसमें बताया गया अनुच्छेद 159 में। और अनुच्छेद 161 में बताया, 161 में क्या है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें है अनुच्छेद 161 में। 153 राज्यपाल, 154 में क्या है, 154 में बताया गया कि राज्य की जो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं आपके अनुच्छेद, किसमें निहित होती हैं आपकी राज्यपाल में, किसके तहत अनुच्छेद 154 के तहत। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल के कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में पद के लिए शर्तें, 159 में शपथ या प्रतिज्ञान, 161 में क्षमादान की शक्ति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, डैश किले में है, मतलब किस किले से संबंधित, यानी किस किले में है। ऑप्शन ए दिया आपका कुंभलगढ़, ऑप्शन बी दिया आपका चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी दिया आपका मेहरानगढ़, और ऑप्शन डी दिया आपका कांगड़ा। तो अगर पूछा विश्व की सबसे बड़ी दीवार, चीन की दीवार। ये यहाँ पूछा भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार, जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, एक किस किले, मतलब विश्व की सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। दूसरी पूछे तो ये आपके कहाँ पर है, आपके कुंभलगढ़ किले में। कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। बनवाया किसने था, बनवाया था आपके महाराणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था, 1459 में से बनवाया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के आधार पर निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया आपका कुम्हार, ऑप्शन बी दिया आपका बढ़ई, ऑप्शन सी दिया आपका फैक्ट्री श्रमिक, और ऑप्शन डी दिया आपका बैंक कर्मचारी। ऑप्शन डी क्या दिया है, बैंक कर्मचारी। ठीक है, तो पूछा है इसमें से विषम कौन है, विषम कौन है। अगर से कुम्हार, बढ़ई और फैक्ट्री श्रमिक की बात करते हैं, सब किस में आते हैं, आपके प्राथमिक मतलब क्षेत्र में आते हैं। और अगर हम बैंक कर्मचारी की बात करें तो किस में आते हैं, ये आपके तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र की हम बात करें, इसमें प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो इसमें श्रमिक हो गए, आपका कृषि हो गया, वानिकी हो गया, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन हो गया, सब किस में आते हैं, आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं, इसमें आपके उद्योग हो गए, उद्योग निर्माण हो गया, खाद्य निर्माण हो गया, ये सब किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में की बात करें तो यहाँ पर हो गया का व्यापार हो गया, यातायात हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और बैंकिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं, आपके तृतीय क्षेत्र में आते हैं। यानी तृतीय क्षेत्र जो है हमारा, यानी बैंक कर्मचारी, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए दिया आपका बिजनौर, ऑप्शन बी दिया आपका बलिया, ऑप्शन सी दिया आपका मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी दिया सहारनपुर। ऑप्शन डी क्या दिया है, सहारनपुर। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से मतलब प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, ये करती है आपकी बिजनौर से। कहाँ से, बिजनौर से। ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अब पूछे अगर से कि किस जिले से मतलब उत्तर प्रदेश से बाहर होती हैं, यानी निकलती हैं, बाहर होती हैं आपकी बलिया से। कहाँ से, बलिया जिले से ये निकल कर बिहार में चली जाती हैं। ठीक, अगर पूछे गंगा नदी जो है आपके उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, यानी उस होकर बहती हैं, टोटल आपके 28 जिलों से बहती हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी दूरी तक मतलब बहती हैं, आपके 1140 किमी, कितनी 1140 किमी आपके उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कितने जिलों से, 18 जिलों से मतलब प्रवेश करती हैं बिजनौर जिला से, और बाहर मतलब निकलती हैं आपकी बलिया जिला से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका प्रयागराज, ऑप्शन बी दिया आपका वाराणसी, ऑप्शन सी दिया आपका रायबरेली और ऑप्शन डी दिया आपका गोरखपुर। अगर हम गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो यहाँ पर आपका बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा, बाबा गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके गोरखपुर में।
रायबरेली में आपका इंदिरा गांधी है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, कल इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। और वाराणसी में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है, शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पर है, आपके वाराणसी में। और बमरौली की बात करें, बमरौली कहाँ पर है, ये आपके प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज में। यानी ऑप्शन ही हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। और हाँ, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट में, ठीक। तब तक के लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।